गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं ब्रजेश सिंह और एक बार फिर से आपका स्किल वेब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए आज स्टूडेंट्स ये सेकंड क्लास है। तो देखिए आज की सेकंड क्लास में हम लोग फिर से वही जो अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी के लिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास है वही कैरी ऑन कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड क्लास आज हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी कॉल करके मुझे बोल रहे थे कि सेकेंड ईयर की क्लासेस कब होंगी, तो बहुत जल्दी उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी थोड़ा समय है नहीं, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है, नहीं अदरवाइज़ आप लोगों की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेकेंड ईयर वाले भी थोड़ा सा वेट कर लें, उनकी क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। चलिए देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोगों को जानना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अब ये सेकंड क्लास में हम लोग फिर से फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो एक चैप्टर है जो अपना यूनिट था ट्रेड थ्योरी सिलेबस में, वहाँ से शुरू करते हैं। बेसिक थोड़ी सी केमिस्ट्री है इसमें, जैसे उसमें मैंने फिजिक्स बताया था थोड़ा सा, वैसे इसमें थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री है, तो वो आपको देखना होगा। बहुत इजी वे में समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे, तो इससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, कुछ बुक्स का रेफरेंस मैं दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप 10th क्लास स्टैंडर्ड की या आईटीआई की भी जो बुकें आती हैं उसको मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, उसको भी रेफ़र करते रहिए और साथ साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। तो चलिए देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या शुरू करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस जैसे कि आपको पता हो कि क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है प्रोटॉन, क्या है। ठीक है। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं, फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की क्या चीज़ होती है, तो उसका बेसिक से एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको जब मैं बाद में इससे रिलेटेड जल्दी से बता के निकल जाऊँगा तो आपको ये ना लगे कि सर इतना फास्ट लेके निकल गए, पहले से मुझे मालूम नहीं है कुछ भी कि इसमें क्या होना चाहिए क्या है। तो इस वजह से आप लोगों को ये क्लास दी जा रही है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि सेकेंड क्लास में हम लोगों का क्या टॉपिक कवर होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी में देखेंगे, पूरी स्लाइड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इस बार लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब परमाणु संरचना, हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे परमाणु संरचना जब हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फिर देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स और एटॉमिक सेल एंड ऑर्बिट की बात करेंगे। बाद में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जब ये चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे ऊपर की तो फिर अपने आप पता चल जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है। फिर मटेरियल्स देखेंगे हम लोग, हालांकि मटेरियल्स की कैटेगरी भी देखेंगे, लेकिन हम लोगों के जो काम की कैटेगरी है बस वही देखेंगे। कहने का मतलब हम लोग उस बेसिस पे इसको कैटेगराइज करेंगे अपने लिए, जो अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप पूरी केमिस्ट्री में देखेंगे तो फिर कई तरीके से कैटेगराइज हो जाएगा, फिर ये मटेरियल कई तरीके से हम लोगों को समझने के लिए मिलेगा। ठीक है। देखिए इसमें लास्ट में मैंने इसलिए मेंशन भी कर रखा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन से ही मोटिव था इस पूरे के पूरी टॉपिक को कवर करने का। जो मोटिव है, जो इसका लक्ष्य है, वो यही है कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड में और शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी उम्मीद करता हूँ पढ़ रखा होगा, और मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है या आपने 10th अच्छे से नहीं कर रखा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, अब इससे और बेसिक से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं जो एकदम स्टार्टिंग में आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ दुनिया में, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे आप जो भी मतलब आपको कुछ भी ले लीजिए, आपकी खुद की बॉडी या फिर आप जितनी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ में मास है, मतलब द्रव्यमान है। देखिए पिछली क्लास मैंने बताया था द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान है, वैसे आप ये मान के चलिए, ये दिमाग में रखिए हमेशा, इसको सेट कर लीजिए कि जितने भी आप चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है, फिजिकली आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं, वो सब ये बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके एक बड़ी बॉडी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक है, जो वो क्या है, वो है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु
क्या है, इसीलिए हम लोग समझने चल रहे हैं कि ये सबसे बेसिक एक्चुअल में बॉडी बनती कैसे है, ठीक है। तो देखिए, परमाणु एक संरचना, देखिए ये परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने चल भी रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये परमाणु है क्या। तो जो एक सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है, किसी भी द्रव्यमान की जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो हमारा क्या है, परमाणु है। अच्छा, परमाणु की बात कर रहे हैं हम लोग, परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु की संरचना भी अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो परमाणु की संरचना देखने के लिए देखिए, आप समझिए इसको। मैंने एक ये पिक्चर अपलोड कर रखी है इसमें। आप देखिए कि इसमें बीच में, ठीक है, ये ग्रीन कलर, रेड कलर, और ये देखिए ये इसकी सेल है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर से जो ये सिंबल्स बने हुए हैं, वो इनके तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मतलब मूल मूलभूत कण है, ठीक है, या मौलिक कण है, ठीक है, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बहुत सारे तरीके से नाम से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी परमाणु होती है, मतलब जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी द्रव्यमान के लिए, वो क्या है, परमाणु है। और परमाणु के अंदर, मतलब ये जो परमाणु है, वो तीन बेसिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। पहला हो गया आपका न्यूट्रॉन, दूसरा हो गया आपका प्रोटॉन, और तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शॉर्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है, और प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तीनों परमाणु के क्या हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कण हैं। परमाणु के अंदर ये तीन कण उपस्थित होते हैं, और ये सभी में हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, आप चाहे जिस तरीके के मटेरियल की बात करेंगे, चाहे जिस भी तरीके की मटेरियल की आप बात कर लीजिए, चाहे किसी में करंट फ्लो करती हो, किसी में करंट ना फ्लो करती हो, हर एक पार्टिकल, मतलब हर एक एटम में ये तीन चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एटम मीन्स परमाणु में ये तीन चीज़ें मिलेंगी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ये अरेंज होते हैं उसमें। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है, देखिए न्यूक्लियस का क्या मतलब है, नाभि है ना, सबसे सेंटर पार्ट, सबसे जो सेंटर पार्ट है, उसको हम लोग परमाणु का क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। चलिए यही देख लेते हैं। तो ये जो सबसे सेंटर पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर से ये आपने सर्कल देखा है यहाँ पे, है ना, वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और अब बात आई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर कैसे लगाते हैं, आप देखिए इसमें, अगर मान लीजिए नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे देखिए, ये यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, ये क्या है, इसका मतलब न्यूक्लियस है, ठीक है। तो याद रखना कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट होती है, इसको क्या बोलते हैं, कोश, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोश, ऑर्बिट या शेल जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो परमाणु है, अब देखिए ये पूरा मिल के हम लोग क्या बोलेंगे, ये परमाणु है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, आपका परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु में आपने क्या क्या देख लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों इसके परमाणु के क्या हैं, ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मूल कण हैं किसके, परमाणु के, ठीक है। और आपको दो चीज़ें और पता चल गई यहाँ पे, कि जो इनकी प्रेजेंस है, कहने का मतलब जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, और मूवमेंट करते रहते हैं, ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैं उतना ही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना अपने काम का है, अदरवाइज अभी बहुत सारी थियरी इससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन वो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं नेसेसरी समझ रहा हूँ बताना। जो आपके काम का है ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, केवल उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं इसमें कुछ और छोड़ दे रहा हूँ, अधूरा लग रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये वही चीज़ें छोड़ रहा हूँ जो आपके काम की अभी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, ठीक है, ट्रेड थ्योरी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं अब इसके बाद आगे देखते हैं, इनके पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इनके पार्टिकल्स की क्या फीचर्स हैं, मतलब इनके क्या गुण हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनके पार्टिकल्स के बारे में। देखिए चलिए, तो अब मैंने क्या कहा कि जो एटम है वो तीन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस मत समझ लेना, न्यूक्लियस तो वो सेंटर पार्ट है उसका, ठीक है। पार्टिकल तीन ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन,
दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चलिए पहले पार्टिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो अपने काम की चीज़ है केवल मैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी तो इलेक्ट्रॉन की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत सारी डिटेल और है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड चली जाएगी, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं हम लोग, केवल छोटी सी बस जानकारी ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो आप तो ये समझ ही रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब इन्हीं तीनों कणों से मिलके परमाणु बना है, परमाणु से मिलके अणु बना है और अणुओं से मिलके पूरी की पूरी एक सेल बन गई है, सेल बनने के बाद पूरी बॉडी बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कुछ तो द्रव्यमान होगा जिसकी वजह से हम हर एक बॉडी का द्रव्यमान निर्धारित कर देते हैं, मतलब उनका मास होता है कुछ। तो अगर उनका मास होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा। तो चलिए मैंने शो किया है ME से, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रख लेना है इसको, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, क्या लगता है बहुत ज़्यादा है ना? kg में बोल दिए तो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए 10⁻31, 10⁻31 का अगर मीनिंग आप लोग नहीं समझ में आता तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे देखिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास लिखा है 10⁻², इसका क्या मतलब है? 0.00, सॉरी एक मिनट, 1 सेकेंड, (0.01). ठीक है, इस तरह मान लीजिए लिखा है 10⁻⁻1, इसका क्या मतलब है? 0.1। तो अगर इसी तरह पावर हम बढ़ाते चले जाएं, मान लीजिए 10⁻⁴ लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.0001। ठीक है, तो सोचिए कि अगर 10⁻31 लिखा हुआ है तो 0.00000 करते करते 30 तक जाओगे, उसके बाद फिर 1 लिखोगे, तो सोचो कि कितना छोटा है ना, कितना छोटा द्रव्यमान। अगर मैं आपसे बोलूँ 0.00000 करके ऐसे करके 1 लगा के उसके बाद बोलूँ इतने kg, तो ये कितना कम है ना? तो इसका जो है मास जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी पूरे के पूरे तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन का मास मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इसका आवेश। आवेश आपके ट्रेड थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है आगे चल के। तो आवेश के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ केवल एक शॉर्ट में हम लोग ये ब्रीफ में देखते हैं कि ये कि इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव आवेश होता है। ठीक है, नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, आगे चल के अभी इसको फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए परेशान मत होइए। यहाँ केवल आपको बस समझ लेना है इसको थोड़ा सा। ठीक है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए बस, यही दोनों चीज़ें आप याद रखिए बस। ठीक है, कि इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31, और आवेश कितना होता है? आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, निगेटिव वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए इसी तरीके से दो चीज़ें इनकी भी देख लेते हैं। तो पहला मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, आवेश मतलब चार्ज। तो आवेश इस पे कितना होता है? इस पे जो आवेश का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखिए इसको, धनात्मक होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो देखिए इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, दोनों का मान एक ही है, लेकिन ये धनात्मक में है और ये ऋणात्मक में है। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ है और ये प्लस साइन के साथ है, याद रखेंगे। ठीक है, और चलिए न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन का अगर मास देखा जाए, अगर न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.67 10⁻⁻27 kg। तो ये किसके बराबर है? प्रोटॉन के ही बराबर है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये गलती से, ये प्रोटॉन के ही बराबर है, लेकिन इनका अगर हम आवेश देखें कि इसका आवेश कितना होता है, तो इसमें आवेश नहीं होता। ठीक है, आवेश शून्य। ठीक है, इसका कोई आवेश नहीं है, इस पर
कोई भी आवेश नहीं है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूट्रॉन भी दे देगा, तो बहुत सारे बच्चे न्यूट्रॉन भी टिक कर देते हैं, उनको लगता है इस पर भी आवेश होता है, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही केवल उपस्थित है, वो भी इस पे नेगेटिव टाइप का और इसमें पॉजिटिव, ठीक है। न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है, शून्य होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी है। अब आप शॉर्टकट अगर देखना चाहें या आप थोड़ा मेमोराइज करवाना है आपको, तो आप ऐसे देख लीजिए, प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है। याद कर लेंगे इस तरीके से। और आवेश की जो वैल्यू है, मात्रा है ना, आवेश का जो मान है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलिए, तो आपको जो मौलिक कणों के बारे में मुझे बताना था वो केवल इतना ही था। हालांकि और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल यही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन चीज़ों को याद करके रखिए। एक ये, ठीक है, इसका आवेश, इसका द्रव्यमान, इसका आवेश, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और आवेश तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड ज़रूरी थी। चलिए, अब चौथी स्लाइड में देखिए, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़, एक मिनट, हाँ, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स देखिए, वही हो गया प्रॉपर्टीज़। ये मुझे यहाँ बताना चाहिए था, कोई नहीं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, उस पर आवेश कितना था, 1.6 इंटू 10, इलेक्ट्रॉन पे कितना था, 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह अगर मैं प्रोटॉन का आपको बोलूँ, तो प्रोटॉन का जो चार्ज हो जाएगा वो प्लस में रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ माइनस लगा लीजिए, 10⁻19 कूलम प्लस में रहेगा। और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और ये हो गया प्रोटॉन का, ठीक है। अब तीसरा पार्टिकल आपका बचा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बचा है, तो न्यूट्रॉन पे आवेश, बोलिए आवेश क्या होगा, आवेश समझ गए आप, शून्य होगा। और द्रव्यमान क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या होगा, ये प्रोटॉन के ही मास के बराबर होगा, ठीक है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। और होगा कितना, ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब आप आगे देखिए इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है इसमें, जो आगे वो ये है कि एटॉमिक सेल और ऑर्बिट होती क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये कि थोड़ा सा केमिस्ट्री में एंट्री करते हैं। देखिए, इसका कुछ नेमिंग किया गया है। आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाता हूँ कि ये जो बीच में है ये पोर्शन, ये न्यूक्लियस है आपका। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है आपको अभी जस्ट मैंने बताया था। यहाँ प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन प्रोटॉन सारे के सारे सब नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोशिकाओं में होते हैं, मतलब अलग अलग कोशों में होते हैं, ठीक है। तो उन कोशों को हम लोग नेमिंग कर दिए हैं, ठीक है, उनका नाम रख दिए हैं। तो जो पहली कोश होती है, जो पहला सेल होता है वो होता है के सेल, दूसरा जो सेल होता है वो एल सेल, तीसरा एम सेल और चौथा एन सेल, ठीक है। तो के, एल, एम और एन सेल, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती हैं, मतलब ये चार सेल होते हैं हर एक एटम को के ऑर्बिट को बताने के लिए, ठीक है। तो आपको ये भी बता देते हैं, हालांकि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं ये इतना कुछ खास नहीं है यहाँ जानना, लेकिन आप ये समझिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बाहरी कोश है, देखिए ये मैं सिंबल बना रहा हूँ न्यूक्लियस का, इसके बाद ये ऑर्बिट्स हैं इसकी। तो जो इसमें सबसे जो बाहरी कोश है, ठीक है, जो बाहरी जो सेल है,
जो बाहरी सेल है उसको, उसी पे हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रॉनों को ही अभी हम लोग एनर्जी देके निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि क्या है इसका लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे हमारा फोकस जाने वाला है, इसलिए आप ये समझिए कि जो इसका सबसे बाहरी सेल है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। याद रखना इसको, आगे चल के भी फिर समझेंगे हम लोग। वैलेंस सेल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। चलिए वैलेंस सेल बोलते हैं इसको हम लोग। और बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं। इनकी जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम लोग के, एल, एम और एन एक नेमिंग कर दिए हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के बोलेंगे, सेकंड मतलब सेल या ऑर्बिट जो भी कहो। ठीक है, सेल जो सेकंड सेल है वो एल है, और जो थर्ड है वो एम है, और जो फोर्थ है वो एन है। ठीक है, चलिए, और जो लास्ट में है, जो भी लास्ट में होगा, कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि के, एल, एम, एन में से कौन है, लेकिन जो भी सबसे आउटर, सबसे बाहर वाला जो कोश होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल बोलेंगे। और आगे चल के हम लोगों को केवल इसी सेल के इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि लास्ट वाले सेल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं बोलूँगा वैलेंस सेल तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं आपको वैलेंस सेल के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे आगे वही चीज़ें आ गई। देखिए आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए वैलेंस सेल क्या है। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी ऑर्बिट। तो मान लीजिए, चलिए मैं 3 बना देता हूँ। तो ये जो लास्ट में जो मैंने सर्किल कर दिया है, ये आपका क्या है? वैलेंस सेल है। ठीक है, वैलेंस सेल है। ठीक है, तो वैलेंस सेल, सपोज मान लीजिए आपका वैलेंस सेल में, मान लीजिए आपके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपके वैलेंस सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि अंदर वाले सेल में नहीं है। अंदर वाले सेल में भी हैं, लेकिन अंदर वाले सेल की हमें डिटेल नहीं समझना है, हमें जो है केवल अपने वैलेंस सेल से ही रिलेटेड जानकारी लेनी है। ठीक है, चलिए, तो अब मान लीजिए देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है, अब आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। होता क्या है कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो सब अपने ऑर्बिट का, मतलब अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इनके पास एनर्जी होगी। ठीक है, ऊर्जा होगी इनके पास कुछ। ठीक है, इतना तो मानते हैं। आगे चल के भी ऊर्जा के बारे में हम लोग ढंग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप समझिए कि किसी भी बॉडी को या किसी भी पार्टिकल को, हमें ही, इवन आप अपने को ही समझ लीजिए कि आप अगर चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास ऊर्जा है, तब तो आप चल पाएंगे। अगर आपके पास ऊर्जा है ही नहीं तो आप कितनी दूर तक दौड़ेंगे? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास क्या रहती है? ऊर्जा रहती है, और हर एक कोश का, मतलब हर एक सेल में निर्धारित रहती है इनकी ऊर्जा। तो मान लीजिए कि ये जो वैलेंस सेल है, उनमें उनमें जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा से ये इस ऑर्बिट में या इस सेल में या इस वैलेंस सेल में, कुछ भी नाम लीजिए, आप ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वैलेंस सेल ही नाम देते हैं। तो इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉनों के पास। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आपके लिए बना रखे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इस वैलेंस सेल में घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एक निश्चित एक ऊर्जा की मात्रा है इनके पास। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम लोग कहीं से बाहर से, मान लीजिए हीट के फॉर्म में, मतलब ऊष्मा आपने दे दिया। ठीक है, ऊष्मा के फॉर्म में हमने मान लीजिए हीट इनको इलेक्ट्रॉनों को दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ भी बना देता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है और भी इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको केवल ये समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। तो मान लीजिए इसके पास भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये जितनी भी एनर्जी से ये अपने इस ऑर्बिट में, सेकंड वाले ऑर्बिट में ये घूम रहा था, अब अगर इसको मैं ऊर्जा दे दूं, और ऊर्जा दे दूं, किसी भी फॉर्म में ऊर्जा दे दूं, मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूँ हीट के फॉर्म में मैंने इसको दे दिया, तो इसको जैसे ही मैं हीट करूंगा, है ना, थोड़ा सा इसको एनर्जी और ज़्यादा मिलेगी, तो ये क्या करेगा कि ये अपने इस एनर्जी लेवल से छोड़ के ये वहाँ चला जाएगा, उस ऑर्बिट में चला जाएगा, उस सेल में चला जाएगा, ये जहाँ पे इसकी एनर्जी उसके लेवल के बराबर हो गई। तो मान लीजिए अगर इसको ऊर्जा मैंने दे दिया, और इसको ऊर्जा इतनी मिल गई कि वो यहाँ आ सकता है, तो ये आसानी से यहाँ जंप कर जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यही ऊर्जा मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉनों को मिलती, तो ये भी कहीं बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो या तो इनके बाद कोई ना कोई और एक सेल हो, तो वहाँ जाके स्टेबल हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे?
मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखना ये फिर ये अपने ऑर्बिट, ये अपने न्यूक्लियस, ये सबको छोड़ जाएंगे, ठीक है। ये बिना माँ बाप वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, आवारा किस्म वाले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है मुक्त हो जाएंगे और अब ये फ्री हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई मेटल पीस लिया है, ठीक है। कोई भी रॉड है, मान लीजिए ये रॉड है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मेटेलिक रॉड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो जो इलेक्ट्रॉन अपने सेल से कोई नाता नहीं रख रहे हैं अभी, या उनकी एनर्जी उनके से उनका सेल नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, उनका ये जो न्यूक्लियस है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसको फिर से वापस अपनी जगह पे ला पाए, उससे ज़्यादा इनके पास एनर्जी है, तो ये भाई लोग टहल रहे हैं आराम से, ठीक है। तो जो ये बाहर घूम रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं एक शॉर्ट शॉर्ट में फिर से जल्दी समझाता हूँ। मैंने ये कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित ऊर्जा के साथ। अगर हम इनको कहीं से बाहर से कोई ऊर्जा और दे देते हैं तो ये अपने उस सेल को छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद ये उस सेल में चले जाएंगे जहाँ पे उतने ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। लेकिन जब जब अगर मैं लास्ट सेल की बात करूं, लास्ट सेल की बात करूं, तो उसके बाद तो कोई सेल है नहीं, उसके बाद तो कोई सेल है ही नहीं है। तो जब उसके बाद कोई सेल नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे, ये अपने कक्षा को छोड़ ही देंगे, मतलब ये अपने सेल को छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए, फ्री हो गए। ये सब क्या हो गए, फ्री हो गए। अब इनका इस एटम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब इनको अब कोई भी अपने हाथ में ले जा सकता है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको मूवमेंट करा सकता है, ये एटम से फ्री हो गए, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और ढंग से समझेंगे जब हम लोग ये जानेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से ही हम करंट की एनालिसिस करने वाले हैं। जो जो धारा जिसको आप बोल रहे हो, जो करंट है, वो एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं, बल्कि इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो अपने कक्षा को, अपने न्यूक्लियस को, अपने एटम को छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही हमें करंट अभी आगे सामने दिखने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है, या फिर हो सकता है अगले लेक्चर में, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आप अच्छे से समझ गए उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मटेरियल, ठीक है, पदार्थ। देखिए अब देखिए पदार्थ की भी, जैसे मैंने कहा ना, शुरू में भी मैंने कहा कि वैसे तो मटेरियल को कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक जैसे दो कैटेगरी अगर मैं बोलूँ तो एक 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 फिजिकल, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल। तो कैम अगर फिजिकल और केमिकल दोनों की बात करें तो हम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे फिजिकल में है। अच्छा जैसे चलिए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। फिजिकल में जैसे आप समझिए कि जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या इस किस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये समझेंगे हम लोग कि सॉलिड में है मटेरियल, की लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, कि गैसियस फॉर्म में है, वो देखेंगे। केमिकल मतलब कि होता है रिएक्शन बेस्ड, कि किससे क्या रिएक्ट करता है, नहीं करता, ठीक है। रिएक्शन बेस्ड हो जाता है, किससे रिएक्ट करता है, और भी, या किस में ज़्यादा चमक है, या कोई जो है साइनी है, या फिर कोई किसी से रिएक्ट करता है, कोई नहीं करता। तो इस तरीके की जितने भी, मतलब मेनली इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग यहाँ देखने चल रहे हैं, हम लोग देखने चल रहे हैं जो अपने ट्रेड थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसकी बातें अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री का पूरा पार्ट हो जाएगा। केवल और केवल हम लोगों को ये समझना है कि मटेरियल जो है, ठीक है, जो पदार्थ जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इस आधार पे बात कर रहे हैं कि किसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। धारा प्रवाह के आधार पे हम लोग समझ लीजिए बात कर रहे हैं, धारा प्रवाह के आधार पर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि किसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती, केवल हमें बस ये समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो धारा प्रवाहित होती है उनका अलग नाम होगा, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है जिन मटेरियल्स में उनका अलग नाम होगा, और जिसमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है उनका अलग नाम होगा। यही तो तीन केसेस हो सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चालक, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। दूसरा है हमारा सेमी कंडक्टर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो सेमी कंडक्टर, जिसको कहते हैं हम लोग अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। और तीसरा है आपका कुचालक,
ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर्म में बोलेंगे तो अभी और इसका नेमिंग हो सकती है, लेकिन अभी आप यहाँ आपको समझना है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। तो देखिए, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक। ठीक है, अर्धचालक और कुचालक। अब आपको यहीं में समझा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं यही समझा देता हूँ कि कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो मैंने कहा ना कि जिसमें जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है वो अलग कैटेगरी होगी, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती वो अलग कैटेगरी होगी, और जिसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे धारा प्रवाहित होती है वो अलग कैटेगरी होगी। तो ये वही है। ठीक है, तो जो पहला है आपका वो कंडक्टर है, जिसमें बहुत आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। दूसरा है सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, मतलब हम लोग को कुछ अरेंजमेंट करनी होगी, या हम लोगों को कुछ कुछ आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या करना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो ये धारा प्रवाहित नहीं होने देते अपने अंदर से। और तीसरे टाइप के मटेरियल है इंसुलेटर, जिसमें आप धारा प्रवाहित करा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक छोटा सा बस मैं इसमें हल्का हल्का एक एग्जांपल जोड़ता हूँ, बाकी अगले क्लास में आपको और इसकी डिटेल्ड स्टडी में करवाऊंगा। ठीक है, पहले पहले समझेंगे कि कंडक्टर किस बेसिस पे हम लोग इसको बोल रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे आप जानते हो कि घरों में जो तार होती है वो कॉपर की होती है। ठीक है, कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, या आप उससे भी सिंपल अगर समझना चाहते हो तो आप जानते हो कि जो जो दरवाजे होते हैं, खिड़की होते हैं, ये सब किसके, आयरन के हैं। ठीक है, तो आयरन में आप देखे होंगे कि अगर धोखे से वायर टच हो जाए किसी का, जो अपने घर में जो तारे हैं, तो फिर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होती है, इसलिए वो क्या है, चालक है। ठीक है, चालक मतलब चलती है, कौन, धारा चल सकती है उसमें। ठीक है, तो अब ये क्या क्या समझ गए आप, कॉपर, ठीक है, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है, AuAg। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपके क्या हैं, कंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में भी आपको मैं बता देता हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, और भी हैं, गैलियम आर्सेनाइड है, और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके मेजर हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, वैसे ही इंसुलेटर, तो अब इंसुलेटर की बात करें तो सबसे अच्छा इंसुलेटर आपके दिमाग में अच्छा सा आ रहा होगा कि वुड, है ना, लकड़ी। लकड़ी, तो लकड़ी में धारा प्रवाहित होती है, आप जानते हो, नहीं होती है लकड़ी में। ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है ना, प्लास्टिक, माफ़ कीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें एक मिनट यहाँ। ठीक है, प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, और भी चीज़ें भी बताएंगे अगले क्लास में। आपको इसकी और डिटेल्ड स्टडी करानी है, इसी वजह से यहाँ केवल शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, केवल आपके समझने के लिए कि कंडक्टर क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें धारा किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे प्रवाहित होती है, कोई कोई उस पर एक शर्त होगी जिसके बाद ही धारा उसमें प्रवाहित होगी। और इंसुलेटर, जिसमें किसी भी हाल में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें पदार्थों, हाँ ये देखिए वही बात आ गई यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब चाहे आप फ्री इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेके कर लीजिए। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिमाग में रखते हुए आप तीन कैटेगरी बना लीजिए, कौन कौन सी, फिर वही वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो तीन कैटेगरी हो गई। तो कंडक्टर वो हैं, ठीक है, याद रखना, देखो बहुत बहुत अच्छे से समझ लो इसको। कंडक्टर वो हैं जिसमें बहुत सारा, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कौन है, वो चालक हैं। क्यों क्यों चालक हैं, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉनों के वजह से ही धारा का प्रवाह होने वाला है। ठीक है, आप ये समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास में है, किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंसुलेटर्स के पास भी होगा, अगर उसका मास है तो उसके पास भी होगा, सेमीकंडक्टर के पास भी होगा और कंडक्टर के पास भी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री स्टेट में हैं। ठीक है, तो फ्री स्टेट में होने के नाते इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर है, इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ये होंगे तो, लेकिन किसी पर्टिकुलर
कंडीशन में, ठीक है। और कंडीशन क्या है उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। कंडीशंस कई हैं और वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मेनली आपको समझना यही है कि आपको आपके वैलेंस सेल से वो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको बाहर। तो अगर नहीं निकाल पाते हैं किसी भी तरीके से तो आप समझ लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो सकती है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं। तो अगर सिलिकॉन एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन आप निकाल पा रहे हो, मतलब वैलेंस सेल से आप फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो, तब तो आप समझो कि हाँ ठीक है करंट फ्लो करेगी, ठीक है। लेकिन नहीं निकाल पा रहे हो तब नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें पर्टिकुलर कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से आप निकाल पाओगे। अगर निकालोगे इलेक्ट्रॉन बाहर उनके एटम से, तब आप कह पाओगे कि हाँ ठीक है ये करंट इसमें फ्लो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, ठीक है। और इंसुलेटर की बात करें तो जैसे आप अच्छे से एग्जांपल समझ गए अभी पिछले वाली स्लाइड में कि वुड, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर है। मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। फिर से वही रीज़न, अगर करंट नहीं फ्लो करती तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, नहीं, मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, ना कि मैंने ये कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो है सभी में, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में नहीं है। कंडक्टर में क्या है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो होंगे लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी है, ठीक है, और किस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में नहीं होते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से कैसे करंट फ्लो करती है, इस बारे में तो हम लोग आगे अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बेसिकली इतना ज़रूर पता चल गया कि तीन तरीके से कैटेगरीज की हम लोग बना सकते हैं जिसमें करंट फ्लो करती है, दूसरा जिसमें करंट कंडीशन में फ्लो करती है, और तीसरा जिसमें करंट नहीं फ्लो करती। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने मटेरियल्स को तीन कैटेगरी बनाई है, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, नहीं तो फिर अभी और वेट करिए और वेट एंड वॉच देखते जाइए। और आपको धीरे धीरे देखिए, मेरा ये कहना है कि आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। और क्योंकि अगर आप खुद से नहीं मेहनत करेंगे तो आपको ये क्लास भी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है, ठीक है। कितना भी हम मेहनत करेंगे लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप भी मेहनत करिए मेरे साथ, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे ये क्लासेस भी समझ में आने लगेंगी और अच्छे से। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, ठीक है, अभी तो बहुत आपको अच्छे से मिलने वाला है कंटेंट धीरे धीरे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी लगी होगी क्लास आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या मेरे समझाने में कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, बता दीजिए मुझे, ठीक है, तो जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज के लिए क्लास इतनी ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर एक नया लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है, ट्रेड थ्योरी के लिए। और हाँ, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनके लिए भी क्लास आएगी, बहुत जल्द आएगी, ठीक है। जैसे ही टाइम निकल पाएगा उनके लिए क्लासेस बनना शुरू हो जाएंगी। बस मैं ये सोचता हूँ कि जब क्लासेस स्टार्ट हों तो उनको भी कंटिन्यू क्लास मिलती रहे, बस इसी उम्मीद के साथ मैं जब मैं शुरू करूँगा तो फिर मैं उसको भी स्टार्ट करूँगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।